नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई नीतियों में संशोधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं और बायोफ्यूल प्लांट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, फिल्म उद्योग से लेके बायोफ्यूल, रूफटॉप सोलर एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम बैठक की और निर्देश दिया है कि इसमें तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी कार्य शुरू हों। कोरोना के इस महामारी के समय में आपदा को संपदा में बदलना है, ये मुख्यमंत्री की अपनी नीति है। और मुख्यमंत्री ने यूपी सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तमाम जो पॉलिसियाँ हैं इनको तुरंत लागू करने की बात कही है ताकि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही उनका मुख्यमंत्री का जो सबसे ज़्यादा जोर है फिल्म निर्माण, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने, लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट्स अपना, रूफटॉप सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल प्लांट्स को बढ़ावा देने के साथ एविएशन के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित मानव संचालन की आवश्यकता को बढ़ाने की बात कही है। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण और संचालन को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई ताकि एक तरह से ग्रीन फील्ड एनर्जी यानी जो पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें हैं उनको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो सेक्टर हैं इन सबको तुरंत उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो नीति बना के और बहुत तीव्र गति से इनको लागू करना है ताकि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना महामारी का एक तरह से निपटने में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा पहल प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ आपदा को संपदा का जो नारा दिया गया, एक तरह से कहें ये जो जिस नारे पे सरकार चल रही है कि आपदा से संपदा यानी संपदा में बदलना है, यानी उत्तर प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाना है। कोरोना महामारी से निपटने में इन सभी नीतियों को लागू करना है ताकि रोजगार भी मिले और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। रेलवे द्वारा पूरे देश में 200 एक्सप्रेस मेल गाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है। लखनऊ से 3 गाड़ियों को रवाना किया गया जिसमें गोमती, पुष्पक एक्सप्रेस और लखनऊ मेल शामिल हैं। पहले दिन गोमती में सिर्फ 593 यात्री सवार हुए, पुष्पक में 437 और लखनऊ मेल में 830 लोगों ने यात्रा की। कल से रेल मंत्रालय द्वारा 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। आज दूसरा दिन है और कल जो ट्रेनें चली उसमें 3 ट्रेनें लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गईं। ये है रेलवे स्टेशन का नज़ारा, गाड़ियाँ खड़ी हैं। पूरी तरह से तो संचालन नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि केवल 3 गाड़ियाँ कल चली, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस और लखनऊ मेल, ये 3 गाड़ियाँ कल लखनऊ जंक्शन से रवाना हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनों का संचालन तो शुरू हो गया, यात्रियों को ध्यान में रख के कि सामान्य यात्री अब अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन जो कल के आंकड़े थे उसमें खाली दौड़ी थी गोमती, पुष्पक और लखनऊ मेल, जहां पहले दिन सिर्फ 593 यात्री ही मात्र गोमती में यात्रा किया, वहीं पुष्पक में 437, जबकि पुष्पक में वेटिंग, कभी भी अगर यात्रा करनी हो तो वेटिंग की स्थिति रहती है हमेशा, यानी हाउसफुल। वहीं जो लखनऊ मेल थी उसमें कुल 830 यात्री यात्रा की है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रेलवे ने जो 200 गाड़ियों का संचालन शुरू किया है वो यात्रियों के लिए तो काफ़ी सुविधाजनक है, लेकिन शायद अभी भी लोगों में थोड़ा सा कोरोना महामारी और कोरोना के संक्रमण को लेकर काफ़ी संशय है, इसलिए लोग शायद यात्रा करने से बच रहे हैं और यही कारण था कि 3 जो गाड़ियाँ गई वो खाली ही गए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। राजधानी में अब कोरोना अपने पैर पसार रहा है। चारबाग जीआरपी के 9 सिपाहियों समेत 17 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही आरपीएफ के एक जवान की पत्नी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी में कुल मरीजों की संख्या 429 हो गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस का अगला निशाना ड्यूटी पर काम कर रहे पुलिसकर्मी और उनके परिजन बन रहे हैं। चारबाग स्टेशन पर प्रवासियों के आने के बाद जीआरपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी 9 जीआरपी सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सभी अपने गाँव जा चुके हैं। अब संबंधित जिलों के सीएमओ को भी स्वास्थ्य विभाग ने सूचना भेज दी है। अब जीआरपी और आरपीएफ को मिलाकर पॉजिटिव जवानों की संख्या 28 हो गई है।
फिलहाल जीआरपी मुख्यालय 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एडीजी रेलवे के स्टाफ ऑफिसर का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद सिग्नेचर बिल्डिंग के तीसरे तल पर स्थित जीआरपी मुख्यालय को सैनिटाइज कराने के लिए 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान कंट्रोल रूम खुला रहेगा। एडीजी दूसरे तल पर बैठेंगे। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जीआरपी के अन्य कर्मियों को अगले सोमवार तक ऑफिस न आने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जीआरपी लाइन को भी खाली करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को अपनी चपेट में ले रहा है। राजधानी लखनऊ में कई जीआरपी के जवान कोरोना की चपेट में पाए गए। फिलहाल इस समय जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बिल्डिंग है, यानी कि सिग्नेचर बिल्डिंग के तीसरे तल को सैनिटाइज किया जा रहा है और उसे बंद कर दिया गया है और जवानों को कहा गया है कि वो सोमवार तक ऑफिस ना आए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस बार कोरोना जवानों को अपनी चपेट में ले रहा है। वो पुलिस के जवान जो लोगों की सुरक्षा में लगे थे, यानी चारबाग के कई जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरे चारबाग के जीआरपी में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राहत विभाग द्वारा बनाए गए एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र में कोरोना कोविड से जुड़े मामलों के बारे में जानकारी जुटाने और उनका समाधान करने में काफी मदद मिल रही है। साथ ही अन्य आपदाओं जैसे आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ने, हीट वेव जैसे मामले भी इस केंद्र से सुलझाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल से खास बात की। मैं इस समय राजस्व विभाग द्वारा जो राहत आयुक्त का कार्यालय है, एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सभी लोग अपने अपने बैठे हुए हैं डेस्क पे, और तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी अपडेट ली जा रही है। 1070 जो हेल्पलाइन है खाने के लिए, कि कहाँ भोजन पहुँचा नहीं पहुँचा, तो भोजन लोगों तक आराम से पहुँचे, राशन पहुँचे, इसके लिए 1070 की व्यवस्था की गई है। 1070 हेल्पलाइन है और यहीं से पूरा नियंत्रण है। ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र है जहाँ से पूरा नियंत्रण किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बलिया संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर है, ये ज्योतिबा फुले नगर है, इसी तरह से मुरादाबाद कमीशन है। इस तरह से तमाम ज़िले एक कैसे जुड़े हुए हैं स्क्रीन पे। यहाँ से सारी जानकारी इन जगहों से लेके उनकी चीज़ों को तुरंत हल करने का प्रयास किया जाता है। तो एक बड़ी अच्छी पहल है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र का जो ये राहत आयुक्त का कार्यालय है, जिसमें एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, ये काफ़ी एक तरह से कहें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और चूँकि डिजिटल तकनीक का दौर है, इस दौर में उन जिलों से क्विकली बहुत त्वरित सूचनाएं आती हैं और त्वरित निदान यहाँ से करने में मदद मिलती है। क्या कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री रोजाना बैठक भी करते हैं और एक जो सबसे बड़ी अच्छी पहल हुई है वो ये हुई है कि राहत विभाग की तरफ से जो राहत आयुक्त कार्यालय में एक एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश की जो ताज़ा स्थिति होती है, सभी जिले जुड़ते हैं, वहाँ से जो अपडेट आता है उस पर क्विक चीज़ों को कलेक्ट करके क्विक रिस्पांस किया जाता है। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल जी। जैसा कि आपके कार्यालय में जो ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बना है, ये तुरंत ही बना लिया। जैसे ही कोरोना का एक तरह से कहें कि दौर शुरू हुआ और संकट की स्थिति जब आई, तो आप लोगों ने बड़े कम समय में इस तरह के कमांड सेंटर बनाए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है उसको बहुत कम से कम समय में इकट्ठा किया जा सके और उसका रिस्पांस किया जाए, ताकि जब आंकड़े जल्दी आएंगे तो उसके निदान में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये निर्देश हमको मिले थे कि चूँकि महामारी बड़ी है, इसलिए हम एक एकीकृत केंद्र की स्थापना करें और तत्काल करें, ताकि पूरे प्रदेश में हम समन्वय स्थापित कर सकें जिलों से। और उसके साथ ही साथ जो एक और पहलू है इसका, वह यह है कि जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो राहत का हेल्पलाइन नंबर है 1070 या 1070, उसको भी हम मल्टीपल लाइंस पे लेके आएँ और जो राहत से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं लोगों की या जो भी कॉल्स हमको आ रही हैं उसको हम लॉग करके उसका हम निस्तारण करें। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि 1070 मल्टीपल आप लाइन लेके आए, जिससे कि तो
राहत के अलावा और भी चीज़ें आ रही हैं जिसका लॉक करके निवारण हो रहा है। साथ ही जैसे अभी हाल ही में जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जैसे या कहें अभी आप बंगाल में जो खाड़ी में तूफान है, उस तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा। कई जिलों में थोड़ा जान माल का नुकसान हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हुई, तो उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित रहा। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये जो केंद्र स्थापित किया गया है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एस्पेक्ट हैं इसके, और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम जो हमारे ज़िले लेवल पे जो कंट्रोल रूम्स हैं और जो अधिकारी हैं उनसे हम समन्वय स्थापित करें। जैसा आपने देखा भी होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जो ज़िले लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं उनसे हम तुरंत बात कर सकते हैं, टेलीफोन के अलावा भी, और इससे सही जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। और ज़िले लेवल पे भी थोड़ी सी इसमें सीरियसनेस आती है कि यहाँ से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक और सवाल है कि जो प्रवासी श्रमिक का बड़ी संख्या में आए, उसमें जो ये सरकार की तरफ से जो एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें अवनीश अवस्थी जो अपर गृह सचिव हैं वो जानकारी देते हैं, जिसमें राजस्व की बड़ी भूमिका है, वो भी आपके पास है कि उसके भी आंकड़े क्या इसकी मदद ली जा रही है? जो तमाम जिलों से, तहसीलों से लोग कितने आए, कैसे आए, उनके आंकड़े, डेटा कुछ इसमें ये मदद कर रहा है ये एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र? नहीं, यहाँ से तो देखिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आंकड़े प्राप्त करने के लिए हमारी अलग टीम है और हमने एक वेब पोर्टल इस संबंध में बनाया हुआ है, और एक हमारी पूरी टेक्निकल टीम है जो पूछे डेटा के जो डेटा आ रहा है उसके सही तरीके से आ रहा है उसके एनालिसिस कर रही है, और जो ज़िलों से हमें जिस बारे में भी उनको क्लैरिफिकेशन लेना है या उनको हेल्प करनी है उस आंकड़ों को पोर्टल पर डालने के लिए वो कार्रवाई चल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ से हम जो ये केंद्र है हमारा, इससे जिन जिन ज़िलों में इससे संबंधित जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम रिजॉल्व करते हैं। एक अंतिम सवाल कि ये आपने जो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बड़े शॉर्ट टाइम में तैयार की, जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसको माने कि ये अब अस्थायी रूप से काम करेगा? डेफिनेटली यही आइडिया ही है कि चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 ज़िले हैं और बहुत बृहत एरिया है इसका, तो रियल टाइम बेसिस पे सूचना प्राप्त करना और उन सूचनाओं के ऊपर एक्शन लेना और नीचे जिला लेवल पे संवाद स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो केंद्र अब स्थापित हुआ है, हम 24/7 काम कर रहे हैं, इससे हमें मदद मिल रही है। और खाली कोविड-19 ही नहीं, और भी जो आपदाएं प्रदेश में आती हैं, चाहे वो बाढ़ है, चाहे सूखा है, चाहे वो शीतलहर है, चाहे वो हीट वेव है, उससे भी यहाँ से कोऑर्डिनेशन करने में और लोगों को, ज़िलों को निर्देश देने में बहुत मदद मिलेगी हमें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल साहब। उनका कहना है कि ये जो एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र बनाया गया है, इससे क्विक रिस्पांस आता है और ये डिजिटली दौर में इस तरह की चीज़ें अपने आप में बहुत ही अनोखी हैं। सबसे बड़ी मदद जो हम मिल रही है कि ये प्रदेश बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसे में पूरे ज़िलों से जानकारी तुरंत मिलती है, आंकड़े तुरंत उपलब्ध होते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स किया जाता है। तो अब एक तरह से कहें कि ये उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन होगा और आगे भी जो कोविड के अलावा अन्य चीज़ों में जैसे कि हीट वेव है, लू है, ओलावृष्टि है, जहाँ मतलब जो तीनों चारों जो मौसम है उसमें इसका नियंत्रण केंद्र की भूमिका अहम रहेगी और इसका लाभ भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में गरीबों के हक को डकारने का खेल नया नहीं है। ऐसा ही एक घोटाला कर्मचारी कल्याण निगम में अंजाम दिया गया। करोड़ों के अनाज घोटाले की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को दिया गया है। इसके बावजूद अभी तक ईओडब्ल्यू ने जांच ही शुरू नहीं की। सिर्फ यही नहीं, यूपी के सबसे बड़े अनाज घोटाले की जांच भी वर्षों से ईओडब्ल्यू के पास ही है। उत्तर प्रदेश में बड़े आर्थिक अपराधों की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को दिया जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की जांचें होती हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जितने भी अनाज घोटाले हैं उनकी जांच ईओडब्ल्यू में वर्षों से कैद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी कल्याण निगम में हुए करोड़ों के अनाज घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी, जिसमें पूर्वांचल के तमाम जिले, बलिया, आजमगढ़ समेत तमाम ऐसे जिले जहां कल्याण निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने करोड़ों के अनाज की हेराफेरी की थी। इसकी जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को मिला तो जरूर, लेकिन अभी तक ईओडब्ल्यू ने किसी भी अफसर से पूछताछ नहीं की है, जबकि कल्याण निगम के कर्मचारी लगातार अपने ही निदेशक के खिलाफ आंदोलन लगातार कर रहे हैं। साथ ही ईओडब्ल्यू ने 2004 में हुए अनाज घोटाले में भी अभी तक तमाम जिलों की जांच रिपोर्ट सीबीआई को नहीं सौंपी है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई को उन तमाम जिलों की जांचें सौंपी जानी थी, ताकि सीबीआई इन जिलों में अनाज घोटाले के जिम्मेदारों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ा पाए। लेकिन सीबीआई अभी तक सिर्फ 7 से 8 जिलों की ही जांचें
कर रहा है। ईओडब्ल्यू में तकरीबन 3 दर्जन ऐसे जिलों की जांचें कैद हैं जहां हजारों करोड़ के अनाज घोटाले को अंजाम दिया गया था। अब देखना लाजमी होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी सरकार ईओडब्ल्यू अफसरों के पेच कसती है या ये जांचें भी बाकी सरकारों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाती हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर नकली शराब बनाने वाले 2 लोगों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के चांगीपुर गांव में अरविंद, विकास, राजू और शीशपाल नकली शराब बेचने का काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस काम को करने वाले अरविंद और विकास को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथी राजू और शीशपाल चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से करीब 4 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री में 44 पेटी फाइटर मार्का की शराब, 15 केन भरी हुई शराब, 500 खाली पैकेट और शराब बनाने का अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस इनके 2 अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। एक स्थान पे जहाँ पे बड़े पैमाने पर शादीलाल केमिकल्स जो शराब बनाती है, उसके खाली बोतलें, रैपर, 40 पेटी इन लोगों ने शराब बनाई थी। उससे बड़े पैमाने उपकरण, तीव्रता मापक यंत्र आदि रखे हुए थे और ये लोग अवैध शराब तैयार करके सप्लाई करते थे। इसमें जो है हमारा स्वाट की टीम और स्थानीय थाना की टीम ने इनको पकड़ा है और लोगों के इसमें नेटवर्क तलाशे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने सप्लाई किया है। जानकारी में आया है कि सरकारी दुकानों पे भी इन लोगों ने सप्लाई किया है। हर जगह चेकिंग कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी के गोला वन रेंज के अंतर्गत नहर के किनारे टाइगर के नवजात शावक का शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक के शव को अपने कब्जे में लिया। मौके पर पहुंचे डीएफओ समीर कुमार ने बताया कि ये नवजात शावक का शव नहर में पिछले जंगल से आने का शक है, जबकि ये नहर 2 जिलों में जंगल के बीच से निकलती है। इस वजह से इसकी जांच कराई जाएगी कि ये शव कहां से बहकर आया है। फिलहाल शावक के शव का पोस्टमार्टम पैनल के साथ करने के लिए भेज दिया गया है। नहीं, ये नहर में जो है अभी एक बॉडी रिकवर हुई है, नवजात दिख रहा है। अभी इसको हम लोग अभी लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाले हैं। अब इसके ऊपर साइड में जो है जंगल है पूरा, हमारा गोला का भी है, मैलानी का भी है, पीलीभीत तक लगातार जंगल ही है। इस इलाके में टाइगर रहते भी हैं, तो किसी ने बच्चा दिया होगा बागिन में। बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे के जलालाबाद स्थित नहर से सड़ी गली एक अज्ञात लाश मिली है। सूचना पाकर सीओ प्रवीण कुमार और थानाध्यक्ष संजय शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। शव सड़ा गला और कई दिन पुराना होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक युवती का शव है। शव से बदबू भी आ रही थी। मौके पर एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्रा भी पहुंचे। एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर सीओ से जानकारी हासिल की। एसपी सिटी ने बताया कि अज्ञात शव का पंचनामा भरकर बिजनौर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं जांच टीम जांच में जुट गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की ग्राम सभा कुरोद में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रधानी रंजिश के चलते युवक ने एक अन्य व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक के सीने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर हरदोई एसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर ही तमंचा भी बरामद हुआ। फिलहाल हरदोई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जो करौद यही रहने वाले हैं, उनके भाई की पत्नी जो है पहले प्रधान रह चुकी है और फिलहाल जो घर वालों का आरोप है, इनको सीने में एक गोली मार के हत्या रात में की गई है। इनका मोटरसाइकिल भी मौके पे है, मेरे द्वारा भी मौके पे और पूरी टीम द्वारा मौके पे विजिट किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया अभी जो घर वालों का आरोप है वो प्रधानी के विवाद को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा तहरीर अभी दी जा रही है। तहरीर देकर मुकदमा लिखने के बाद पंचायतनामा कार्रवाई होगी। उसके बाद हम इंटेलिजेंस अपनी हम लोगों ने लगा दी है और 1-2 दिन में हम इसके तह तक पहुंच जाएंगे कि ये हत्या क्यों हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के पैतृक गांव बसौली में सोमवार शाम एक साथ 3 हत्याएं होने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू की।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रमाला थाने के बसौली गांव में मामूली विवाद में हुई एक हत्या के बाद 2 हमलावरों की भी पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मामले की छानबीन जारी है। सोनभद्र के दुद्दी थाना क्षेत्र के नगवा बालू साइट पर तीर धनुष लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। वहां पर पॉकलैंड मशीन के शीशों को तोड़ दिया गया, टेंट तंबू उखाड़ दिए गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, भारी संख्या में कई थानों की पुलिस और पीएसी घटनास्थल पर पहुंची। 23 मई को 55 साल के श्याम सुंदर का शव बालू साइट पर मिला था। नाराज ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में व्यक्ति की मौत का कारण नदी में डूबना बताया गया है। पुलिस ने ठेकेदार की तहरीर पर 48 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्रधान सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया। हम लोग यही कि उनका पता नहीं चला सुबह से लेके, जब सुबह से लेके हम लोग 3 बजे तक खोज देखे यहाँ तक अगल बगल, तब लोग फिर चला घर पर खाना वाना खाकर, फिर टाइम हुआ, फिर जुड़ देर ठंडाया तो हम लोग चल गए फिर खोजने। खोजते खोजते हम लोग को लगा 4-5 बजे। 5 बजने के बाद वो लाश का पता चला, जबकि जीसीबी निकाला तब। कौशाम्बी में लाल साड़ी पहनकर अपने देवर के साथ साइकिल पर सवार होकर घर जा रही एक महिला को आवारा सांड ने अपना निशाना बना लिया। साइकिल सवार देवर भाभी को सांड ने दौड़ा लिया और धक्का मारकर महिला को गिराने के बाद उसे कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने दौड़कर सांड को मौके से हटाया और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सैनी कोतवाली के त्रिलोकपुर गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 2 की है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार ने विदेशों को पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन 5 में दी गई भारी रियायतों से कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अंदेशा भी है। सरकार और आम जनता दोनों फिलहाल लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाकायदा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा जाहिर किया है। भारत में कोरोना के मामले 2 लाख पार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी जल्दी ही संक्रमण में 10,000 के मामलों तक पहुंचने वाला है। लॉकडाउन 5 के बीच अनलॉक 1 के तहत भी सरकार ने तमाम रियायतों का ऐलान किया है। कोरोना के मामले की बढ़ती रफ्तार के बीच भारत में चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का बड़ा खतरा जताया है। बाकायदा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, इसलिए मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू पाना मुश्किल होगा। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना की है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संभावित सबूत पहले भी मिले थे। सबसे पहले ICMR ने इशारा किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने नजरअंदाज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इन विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की सख्ती पर भी सवाल उठाए हैं। नीतियों में समन्वय की कमी का खामियाजा भारत को उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार शुरुआत में कम थी, तभी अगर मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो आज कोरोना संक्रमण के मामलों में इतनी वृद्धि न होती। मजदूर अब देश के कोने कोने में संक्रमण ले जा रहे हैं। अगर सरकार ने शुरुआत में ही संक्रमण विशेषज्ञों की राय ली होती तो हालात पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था। कोरोना संक्रमण की सबसे खतरनाक स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जिसका अंदेशा उन विशेषज्ञों ने जताया है जो खुद नेशनल टास्क फोर्स में शामिल हैं। खास बात यह है कि मेरठ में एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। लखनऊ में भी कई परिवारों के तमाम लोग कोरोना मरीज बने। साथ ही साथ सदर में 1 सैकड़ा से ऊपर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा था। ठीक उसी तरह कैसरबाग सब्जी मंडी भी एक बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट निकलकर सामने आया, जहां मामले बेहद तेजी से बढ़े। कहीं ये कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत तो नहीं है, ये भी विशेषज्ञों और सरकार में बैठे जिम्मेदारों को सोचना होगा, क्योंकि अगर कोरोना वायरस के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से बढ़ भी सकता है। कैमरामैन
गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।